कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड सुमियान से होती है, जो कि एक अनलकी गर्ल है। जिस भी चीज़ को छूती है हमेशा उसमें नुकसान ही होता है, और सारे गांव वाले ही इस बात से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे कि पता नहीं इस लड़की से हमारी कब जान छूटेगी। अब यहाँ पे इसके अंकल, जिन्होंने के पाल पोस के ही सुमियाओं को बड़ा किया था, अब फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि तुम्हारा शहर जाने का वक्त आ गया है। तुम्हें वहाँ पे अपना फेवरेट बॉय मिल जाएगा। उसका ज़ोडिएक साइन क्या है, वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। इस सारी इन्फॉर्मेशन का उन्होंने इसे बता दिया था कि बाकी तुमने खुद ही उसे ढूंढना है। ये बेचारी जाना तो नहीं चाहती थी, बट क्या करती, इसके पास और तो कोई चॉइस बची ही नहीं थी। अगर इसे अपनी मिसफॉर्चून को ख़त्म करना था तो उसके लिए इसे अपना फेवरेट बॉय को तो तलाश करना ही होता है। बाकी अंकल ने कुछ पैसे वगैरह भी दे दिए थे कि तुम वहाँ पे अच्छे से सरवाइव कर पाओगी। अब ये भी रोती हुई सबको गुड बाय कह के वहाँ से चली ही गई थी। नेक्स्ट डे सुमियाओं को सिटी में ही दिखाया जाता है जहाँ पे कि ये आई थी। वहीं पे हमारे हीरो की भी एंट्री होती है, फैंजू, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है। हैंडसम तो बहुत है। अब अगर इसके लक की बात करें तो जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना हो जाती है। ऐसे मानो जहाँ से गुजरता है वहाँ पे पैसों के अंबार लगना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ तो अच्छे से नोटिस कर चुकी थी और मन में भी सोच रही होती है कि वैसे ये तो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। इनके जहाँ पे कि मेरी फॉर्चून बिल्कुल काम नहीं करती है, वहाँ पे तो इसके हाथों में पैसा ही पैसा है। अचानक ही इसका पाँव एक वाटर पाइप पे आ गया था। अंकल इसे पाँव हटाने को बोलते हैं, तो इसी चक्कर में बैड लक की वजह से सारा का सारा पानी इसके फेस पे ही आके गिरता है। अभी अंकल से पूछने लगी थी कि ये कौन है। अब वो सारी बात बताने लगे थे कि ये यहाँ की वेल्थिएस्ट फैमिली से ही बिलोंग करता है। सिटी में इसके जैसा लक तो किसी में है ही नहीं। फैंजू वैसे तो बहुत ज़्यादा लकी है, इसके फॉर्चून भी है, बट एक चीज़ में मुझे अफसोस है कि रूमर्स तो यही फैले हैं कि इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। यही सुना है कि 25 साल से पहले ही इसकी डेथ हो जानी है। यहाँ से जाते हुए एक कपल, जिनकी कि अभी अभी शादी हुई थी, फ्लावर बुके फेंकता है। सारे ट्राइयाँ कर रहे थे कि हमारे पास आए, बट ना, वो तो सीधा फैंजू के हाथों में ही जा गिरा था। अब जब भी इसके साथ कुछ अच्छा होता है तभी इसके हार्ट में भी पेन होना शुरू हो जाता है। अपनी इसी हालत की वजह से इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। इससे पहले कि नीचे गिरता सुमियाओ ने आगे से पकड़ लिया था, और उसके क्लोज आने की वजह से इसके हार्ट में पेन होना भी बंद हो जाता है। अब यही बात तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। असिस्टेंट इसे अपने बॉस से दूर कर देता है और ये हाउ रूड कहती हुई चली जाती है कि ये क्या बात हुई, मैं तो इनकी मदद कर रही थी ना। उसके जाने के बाद फिर से इसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे अचानक ही सुमियाओ के पास पैसे आ जाते हैं, और ये देखते ही गैस लगाने लगी थी कि मैं मिस्टर लकी को हक करके आई हूँ, तो हो सकता है कि इसी वजह से ये पैसे मुझे मिले होंगे। अगर मुझे अपना फेवरेट बॉय तलाश करना है तो चाहे जो हो जाए मुझे फैंजू के क्लोज रहना ही पड़ेगा। फौरन से ही उसके पास आके उसे हक कर लेती है कि मैं भी देखती हूँ कि अब की बार मेरी किस्मत बदलती है कि नहीं। इसके हक करने पे जो कि पहले उसके हार्ट में पेन हो रहा था, अचानक ही होना बंद हो जाता है। वो तो यही चाहता है कि बस ये मुझे हक करके खड़ी ही रहे। जैसे ही उससे दूर होती है तो इसे गुड न्यूज़ मिलती है कि इसने आज के दिन एक बिग प्राइज़ विन किया है। अब तो इसे कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ इन मिस्टर की वजह से ही हो रहा है, मुझे इनके क्लोज रहना ही चाहिए। अब बस इसकी मिन्नतें करना शुरू कर देती है कि क्या आप मुझे काम के लिए हायर करेंगे, जो भी करने को बोलेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। वो भी मान गया था, क्योंकि इसकी वजह से ही उसकी पेन दूर हुई थी कि जितना मेरे क्लोज रहेगी मेरे लिए भी अच्छा ही है। सो वो अभी से अपने घर ही लेके जाने लगा था। यहाँ पे गाड़ी में जो क्यूट क्यूट सी हरकतें करती है वो तो स्माइल ही करने लगा था। इसका इतना बड़ा घर देख के वो तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी, क्योंकि अपनी लाइफ में उसने इतना बड़ा घर पहली दफ़ा ही देखा था। अब जैसे ही इसे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था, वो तो अभी के अभी इस पैगर को यहाँ से निकालने को ही बोलने लगी थी कि पता नहीं कहाँ से तुम इस गांव की लड़की को लेके आ गए हो। जैसे ही उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं तो ये भी यहाँ पे उनका हाथ पकड़ लेती है कि आपको मुझे ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये तो अब अपने बेटे पे ही भड़क गई थी कि देखो तुम ना इस लड़की को निकालते हो कि नहीं निकालते हो, और वैसे भी इसने उसे टच किया था। इसी बात पे ही वो थप्पड़ मार देती हैं कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये तो अब अपनी मॉम पे ही गुस्सा करने लगा था, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि कैसे इन्होंने थप्पड़ मारा है सुमियाओं को। इसलिए ही कहने लगता है कि देखें मैं आपको बता रहा हूँ, मानता हूँ कि आप इस बात से अपसेट होंगी कि मैं आपकी अरेंज की गई लड़की से शादी नहीं कर रहा हूँ, बट इस बात का ये मतलब तो नहीं बनता है कि जो दिल में आता है आप करती जाएं। अगर आपने नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के तो अब मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो अब इससे पहले कि इसे ही थप्पड़ मारती, आगे से सुमियाओ ने उनका हाथ पकड़ लिया था कि मेरे बॉस को टच भी मत करे। मीन के एक तरह से वो इसी की साइड ले रही थी। अब यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मिस केल इसकी वैसे रियल वाली मदर नहीं है।
एक्चुअली में फैंजू एक ऑर्फन बॉय था और मिसेस केल ने उसे अडॉप्ट किया था अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए, क्योंकि इनका खुद का बच्चा तो था नहीं और हस्बैंड की भी डेथ हो गई हुई थी। इनका तो यही मानना था कि वैसे भी 25 साल इसने जीना है, इतने तक मैं इसकी शादी करवाऊंगी अपनी मर्जी से। अब जब इसका बेबी हो जाएगा वो बेबी तो मैं ले लूँगी, इसके बाद चाहे ये मर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सारी फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जानी है, ग्रैंडपा ने मुझे दे देनी है। अभी फ़िलहाल तो ग्रैंडपा इस सिटी में नहीं थे। इससे पहले कि अपने गार्ड से कह के इस विलेजर गर्ल को धक्के मार के यहाँ से बाहर भिजवाती, ये तो उनकी अच्छे से कुट लगा देती है कि और कोई है तो उसे भी भेज दें। अब यही सब कुछ इसकी हिम्मत को देखते हुए फैंजू तो स्माइल करने लगा था। वैसे भी आज इसने उसे प्रोटेक्ट किया था, मन में सोच रहा होता है कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है इसे यहाँ पे रखने का। ये तो अब उसका हाथ पकड़ता हुआ वहाँ से साइड पे, और मिसेस केल को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम लड़की को तो मैं यहाँ से निकलवा के रहूँगी, देखती हूँ कि कैसे मेरी पसंद की गई लड़की से ये लड़का शादी नहीं करता है। अब इसने तो उसे एक ड्रेस भी दिलवा दी होती है, और सुमियाओ इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि यहाँ पे हमारे हीरो तो उससे नजरें हटा ही नहीं पाता। अब जैसे उसे रेस्ट करने का बोल के बाहर आता है तो अचानक ही उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो गई थी। असिस्टेंट को तो टेंशन होने लगती है कि मैं आपकी मेडिसिन लेके आता हूँ, बट ये मना कर देता है कि मेडिसिन की क्या ज़रूरत, उनसे तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है मुझे। अभी क्या अभी लेके चलो सुमियाओ के पास, उसे हक करने पे ही कुछ मुझे आराम आएगा। सुमियाओ तो फैंजू के रूम को अभी देख ही रही होती है, तो तभी स्टेला की एंट्री होती है। मिनके ये वही लड़की है जिसके साथ के फैंजू की शादी करवाना चाहती है मिसेस केल, और आते ही सुमियाओ पे रोब डालना शुरू कर देती है कि देखो लड़की, तुम फैंजू से दूर रहना, वो मेरा फियांसी है और उसे सीड्यूस करने का तो तुम सोचना भी मत। इससे पहले कि इनके ऊपर कोई भारी चीज गिरती, अचानक ही हमारे हीरो ने आके सुमियाओ को पकड़ लिया था। वो तो जैसे तैसे करके बच गई थी, बट हाँ मिसेस स्टेला के सर पे अच्छी खासी चोट लग गई होती है। फैंजू को देखते ही कहने लगी थी कि देखो सर पे तो मेरे चोट लगी है और आप इसका हाल चाल पूछ रहे हैं, बट तभी असिस्टेंट मना कर देता है कि आप बॉस से दूर रहें। इवन के इसने तो उनके रूम से ही बाहर निकाल दिया था। ये पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक हैं, वो भी कह देता है कि हाँ डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पे असिस्टेंट तो इसे हायर कर लेता है कि जब भी बॉस को ज़रूरत होगी बस आपने उसे हक करना है, इसके बदले में जितने भी पैसे चाहिए वो तो देने के लिए तैयार ही हैं, बल्कि डबल क्या ट्रिपल भी। पैसों को देख के इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पहले लेना तो चाह रही होती है बट फिर मना कर देती है कि नहीं, वैसे भी अगर मैं बॉस के क्लोज रहूँगी तो यही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अपना फेवरेट बॉय भी तलाश करना है, एंड सेकंड नंबर पे पैसों की तो वैसे भी इनके साथ होते हुए मुझे कोई कमी होगी ही नहीं। एक हक गिफ्ट तो करनी है, उसमें क्या मसला हो सकता है। इसलिए वो तो अभी से हक करने के लिए फ़ौरन से ही तैयार हो गई थी। अब जैसे वो साइड पे जाती है तो पीछे से असिस्टेंट को अब सुमियाओ का सारा बायोडाटा निकलवाने का ऑर्डर दे देता है कि वो किस साल में पैदा हुई थी, सब कुछ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसे शक हो रहा था कि हो ना हो इसकी फेटेड गर्ल यही है, क्योंकि अगर वो इससे शादी करेगा तो तभी इसकी फेट चेंज हो जाएगी। एंड उसका ये जो कर्ज है, मीन के जैसे इसके साथ कुछ अच्छा होता है उसके बाद इसके हार्ट में पेन होने लगती है और 25 साल से पहले इसकी डेथ भी हो जानी है, ये ख़त्म हो जाएगा। तभी इसे ज़्यादा ही चिंता हो रही थी कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि यही मेरी फेटेड गर्ल है तो मैं तो इसी से ही शादी कर लूँगा। वैसे ही पहली नज़र में इसे इससे लव जो हो गया था। ये तो अपने बॉस को खुश करने के लिए उनके लिए सूप बना के लाई थी, और आज फर्स्ट टाइम ही घर का खाना खाने को मौका मिला था। उसे थैंक यू बोलता है अपने लिए ये सब कुछ बनाने के लिए। अब अचानक ही ये पूछ लेती है कि वैसे मिसेस स्टेला क्या आपकी फियांसी हैं? तो वो पूछने लगा था कि अगर मैं कहूँ कि हाँ वो मेरी फियांसी है तो क्या तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी? ये कह देती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये सोच कर डर रही थी कि अगर वो वाकई में आपकी फियांसी है तो जब मैं आपको हक करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना, तो मेरा ये करना ठीक नहीं होगा। एक तरह से तो हम उन्हें चीट ही कर रहे होंगे। अब ये उसे तसल्ली देता है कि डोंट वरी, वो मेरी बिल्कुल भी फियांसी नहीं है, बस मॉम ही है कि जिद किए जा रही हैं कि मैं उससे शादी करूं, बट मैं नहीं करने वाला हूं। अब अचानक ही असिस्टेंट आके इन्हें ये बिग न्यूज़ देता है कि आज की रात ही मिसेस केल ने सिंगल लड़कियों की पार्टी का अरेंज किया, और उसमें भी ये भी अनाउंस करें कि मिसेस स्टेला आपकी होने वाली फियांसी हैं। ये सुन के इसे तो बहुत ज़्यादा ही अपनी मॉम पे गुस्सा आता है। पहले तो एक कॉल करता है, इसने कुछ काम करने को बोला हुआ था, अगली पार्टी से मिलने के लिए बुला रही थी। अब ये उसे रात को रेडी होने का बोल के वहाँ से चला जाता है। बाकी असिस्टेंट इसे कह देते हैं कि प्लीज़ इस पार्टी में कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा वरना मिसेस केल गुस्सा हो जाएंगी, और वैसे भी जब तक बॉस नहीं आ जाते हैं, वो एक ज़रूरी काम से गए हैं, तब तक तो यहाँ पे कुछ मैस क्रिएट ना ही हो तो बेहतर होगा। इसे फिलहाल तो असिस्टेंट ये काम देता हुआ चला ही जाता है कि आपको फ़िलहाल सबके सामने मिसेस केल को ये अनाउंस नहीं करने देना है कि जैसे कि स्टेला उनकी होने वाली फियांसी है, जब तक कि वो आ नहीं जाते हैं।
हाई हील्स पहनी होने की वजह से इससे तो चला नहीं जा रहा होता। और ये देख के पार्टी में आई सारी लड़कियां तो इसका मजाक की उड़ाने लगी थी। स्टेला तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम्हारी इस हाई सो प्रोफाइल पार्टी में आने की हिम्मत भी कैसे हुई। मीन के तुम तो एक व्हीलचेयर गर्ल लो, कोई भी इसे क्रिटिसाइज करने का मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। ये अपना कर्सों से भी कुछ थमाना चाहती थी, जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा कर जाती है। इवन कि उसने तो सुमियाओ को थप्पड़ भी मार दिया था कि तुम्हारी मुझे टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई। एक चेयर को हाथ लगाने पे बस अपने बैड लक की वजह से ये बेचारी तो नीचे ही गिर गई थी। दूसरी तरफ हमें फैंजो को दिखाया जाता है। उसने असिस्टेंट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस ही बाय करके लाने को बोला था। वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। वो तो सबके सामने ही आज की रात पार्टी में ये अनाउंस करने वाला था कि सुमियाओ इसकी फियांसी है। और इवन कि इसकी मॉम की भी ये जिद खत्म हो जाएगी कि वो इसकी शादी स्टेला से करवाना चाहती हैं। वैसे भी स्टेला तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अचानक ही असिस्टेंट को पार्टी से कॉल आती है कि कैसे स्टेला बुली कर रही है सुमियाओ को। ये सुनते ही अब तो फौरन से ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये तो जैसे ही गिरी थी तो लड़कियां इधर इसका हाथ ही कुचलना शुरू कर देती हैं। ये बस मैस नहीं क्रिएट करना चाहती थी, जैसे कि असिस्टेंट इसे वार्न करके गया था, वरना इसने इन सारी लड़कियों को इतना मजा चखाना था ना कि सारी जिंदगी याद रखती। वह स्टेला तो इसके पीछे ही पड़ गई होती है हाथ धो के। ये उससे दूर भागती है कि देखो अगर तुमने मुझे टच किया तो जो मेरा बैड लक है वो तुम में भी ट्रांसफर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मिसेस केल के आने से पहले ही यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो। बस फिर क्या था, यहाँ पे वो कहाँ बाज आने वाली थी और उसके टच करने पे इधर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है। सारी लड़कियां घबरा जाती हैं। ये बेचारी भी नीचे होके इसके सर पे चोट लगी थी, बेहोश हो गई थी। और यही सब कुछ देखते देखते फैंसू भी आ चुका था। उसे तो सबसे ज्यादा टेंशन सुमियाओ की होने लगी थी। वो फौरन से ही आके पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शुक्र है इसे होश आ गया था। और इन दोनों को क्लोज देख के स्टेला का जलन के मारे बुरा हाल होता है कि ज्यादा चोट तो मुझे लगी है और आप सिर्फ इसी का ही हाल पूछ रहे हैं। वो तो इसे खुद से दूर कर देता है कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मेरे क्लोज आओ। ये लड़कियां तो सुमियाओ को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगी थी कि ये बेगर है और इधर क्या कर रही है, इसे इधर आने का कोई हक नहीं है, एक मेड है वगैरह वगैरह। अब फैंस उन सबको चुप करा देता है कि मेरी फियांस के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। और स्पेशली उसे ही कहने लगा था कि ये लड़कियां जो तुम्हें इतना बुली कर रही हैं, बेशक जाके इन्हें 3-4 थप्पड़ मारो, बाकी जो होता है मैं देख लूंगा सबको। बस फिर क्या था, उसका यही कहना था। बस फिर क्या था, इसे तो मौका मिल जाता है। वो तो एक एक करके सबको ही आके जोरदार थप्पड़ मारती है। फैंसों ने तो इनकी फैमिलीज के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे वो सारे ही ख़त्म कर दिए होते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में इनके साथ कोई भी कनेक्शन बना के नहीं रखना चाहता था। ये सब कुछ देख के तो ये लड़कियां जो कि पहले बहुत ही इतरा रही थी, अब उसके पाँव पड़ जाती हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करे हमारे साथ, हमें माफ़ कर दे। ऊपर से तो आंटी केल की भी एंट्री हो जाती है कि क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। इससे पहले कि मजीद इस बेचारी को बुली करती, सुमियाओ के ऊपर पानी फेंकती, आगे से फैंस हुआ जाता है कि आप ऐसा करने का कैसे सोच सकती हैं, आखिर वो चाहती क्या है, और वैसे भी ये मेरी फियांसी है। और ये कहते ही वो जो एक्सपेंसिव सा नेकलेस इसके लिए बाय करके लाया था फ़ौरन से उसे पहना देता है और कान में ये भी कहने लगा था कि बस मेरी फियांसी होने का प्रिटेंड करो, इसके बदले में तुम्हें मैं डबल क्या 10 गुना ही पैसे दूंगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है। वैसे भी इसकी फियांसी बनने में उसे हर्जी क्या था। बाकी मिसिस केल को तो इसने वार्न कर दिया था कि मेरी फियांसी से आप दूर ही रहना, और इसका हाथ पकड़ता हुआ साइड पे। ये देख के अब मॉम को तो गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंडपा को कॉल मिलाती हैं कि आप इधर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब कुछ वो ही खुदा के संभालेंगे, क्योंकि इन्हें तो यही लगता है कि फैंस वो अपने ग्रैंडपा से काफ़ी ज़्यादा डरता है और जैसा ही वो कहेंगे ये फ़ौरन से उनकी बात मान लेगा। यहाँ से जाते ही अचानक इसके हार्ट में पेन होना शुरू हो गया था। बस इसकी हग्गी उसे इस पेन से निजात दिलाती है। ये खुद हैरान होती है कि मुझे हक क्यों कर लेता है। अब असिस्टेंट इसे सारी बात का ही बताने लगा था कि कैसे इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और जब भी इनके साथ कुछ अच्छा होता है तो ये पेन होना तो मस्ट है। अब इवन के हमारे हीरो की आज बर्थडे भी थी, यही सुनना था, तो ये अब उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाती है। वैसे भी कोई तो इसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर ही नहीं सकता था। इसने उसके लिए स्पेशल खुद ही अपने हाथों से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यही सब कुछ देखते हुए ही अपनी मॉम की याद आ जाती है फैंजू को कि कैसे मेरे लिए वो भी खाना बनाया करती थी। इमोशनल होकर इसे हक कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। ये देख के हैरान हो रही होती है कि मैं तो जस्ट इसके लिए नूडल्स बना रही हूँ और इसके लिए ये इतना ज़्यादा टची हो गया। अब इसे चेयर पे बिठाने के बाद ही इसके लिए एक बर्थडे सॉन्ग भी सिंग करती है और इसकी बर्थडे साथ में ही सेलिब्रेट जैसे ही कर रही होती है। तो ये सब कुछ देख के तो दूर करी स्टेला का तो जलन के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है कि मैं इस लड़की को इधर बिल्कुल नहीं टिकने दूंगी। अगले दिन ग्रैंडपा की एंट्री हो ही गई थी और आते ही मिसिस केल उन्हें भड़काना शुरू कर देती हैं सुमियाओ के खिलाफ और ये भी कहने लगी थी कि फैंसू तो उसे पसंद नहीं
नहीं करता है, जानबूझ के ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने को ही बोल रहा है, वरना कि आज तक तो हमने कभी ना देखा कि उसे किसी लड़की से लव हुआ हो। जानबूझ के ही ऐसा कर रहा है, और वैसे भी वो तो उसकी फेवरेट गर्ल है ही नहीं, तो वो ऐसा करने का कैसे सोच सकता है। बाकी सब कुछ तो आपको ही संभालना है। ग्रैंडपा भी कह देते हैं कि ठीक है, मैं अभी के अभी उस लड़की को यहाँ से भगा दूंगा। ये दोनों ग्रैंडपा के आने का सुनते ही जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तो अचानक ही पीछे से स्टेला मैडम इस बेचारी को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। नीचे तो यही हमारा हीरो खड़ा था, और बस इन दोनों की किस हो गई थी। और यही सीन तो ग्रैंडपा भी देख चुके होते हैं। अब तो उनका गुस्से के मारे बुरा हाल के मिसेस गिल तो बोल रही थी कि इनके बीच लव का रिश्ता नहीं है, तो ये फिर कैसे कर सकते हैं। खैर चाहे जो भी है, ये लड़की इसकी फेवरेट गर्ल नहीं है, तो इसके लिए इसे यहाँ पे होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये तो अब रोने ही लगी थी कि देखो कैसे स्टेला ने मुझे धक्का दिया, क्या आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे। स्टेला आके मिसेस गिल के पास खड़ी हो जाती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि नहीं चाहती है कि मेरी कभी भी शादी हो फैंजू के साथ, वरना कि मैं ऐसा करने का कैसे सोच सकती हूँ। बट फैंजू को तो कन्फर्म था कि इसी ने इस बेचारी को स्टेयर से नीचे गिराया है। वो तो हर हाल में इधर सुमियाओ की ही साइड लेता है। ग्रैंडपा उसे अपने ही कमरे में आने का बोल के चले ही गए थे, और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैसे वो इस पे भड़के हुए लग रहे होते हैं कि क्या तुम्हें अपनी इलनेस का पता नहीं है कि एक तो 25 साल के होने से पहले ही तुम्हारी डेथ हो जानी है, ऊपर से तुम्हारे इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए फेवरेट गर्ल का होना ज़रूरी है, और जानते भी नहीं हो कि उसका बायोडाटा है क्या, वो कब पैदा हुई थी, या जो भी है। ये अब ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करता है कि वैसे वो मेरी फेवरेट गर्ल हो भी सकती है, क्योंकि जब भी मैं उसे हक करता हूँ तो मेरे हार्ट में पेन होना कम शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी वो भड़के हुए ही लग रहे थे कि नहीं, हर हाल में उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। पहले तो वो इसे साइड पे करते हैं। इधर मिसिस गेल तो इसे अभी के अभी घर से दफ़ा होने जाने का ही ऑर्डर दे रही थी। अब अचानक ही गाड़ी से पकड़ के ग्रैंडपा के पास ही लेके आ जाते हैं। ये अब ग्रैंडपा से कहने लगी थी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। वो तो इसे काफ़ी सारे ही पैसे देने की कोशिश करते हैं, इवन के कुछ एंटीक्स वगैरह भी इसे गिफ्ट करते हैं कि बस मेरे पोते को छोड़ के चली जाओ। वो लेने से पहले ही जो कि इसका ये कर्ज था, और ऐसे समझ लो कि बैड लक, उसकी वजह से वो सारे एंटीक पीस नीचे गिर के टूट जाते हैं। अब वो इसे ब्लैंक चेक देते हैं कि इस पे तुम्हें जितनी भी मनी चाहिए लिख दो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अभी उन्होंने ब्लैंक चेक इसे पकड़ाया ही था कि इसके बैड लक की वजह से ग्रैंडपा का पाँव मुड़ जाता है। इससे पहले कि नीचे गिरते, फैंजू को जो कि इन्होंने छुपा के रखा हुआ था साइड पे, वो तो फौरन से ही ग्रैंडपा का हाल चाल पूछने लगा था कि क्या आप ठीक है। उन्हें अपने ग्रैंडपा की काफ़ी ज़्यादा ही चिंता होने लगी थी। अब ग्रैंडपा को लग रहा होता है कि जैसे ये ना तो ये पैसे ले रही है और ना ही इसे कुछ और चाहिए। चलो कोई नहीं है, मैं इसे एक बहुत ही अच्छे लड़के से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इसके बाद ये खुद ब खुद ही मेरे पोते को छोड़ के चली जाएगी उसकी लाइफ से। ग्रैंडपा अब सुमियाओ को अपने साथ चलने को ही बोलने लगे थे एक जगह पे। बाद में असिस्टेंट फैंजू को बता देता है कि कैसे ग्रैंडपा क्लब लेके पहुंच गए हैं। यही सुनना था, वो तो फौरन से ही क्लब जाने लगा था कि ग्रैंडपा भला सुमियाओ को वहां पे लेके जाने का कैसे सोच सकते हैं। इधर ही इसे बाहर मिलाने के बाद ही बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाते हैं कि आज के दिन जितना भी इनके साथ फन करना चाहती हो कर सकती हो, बल्कि कोई भी अच्छा सा लड़का पसंद कर लो। ये तो खुशी हो गई थी। और यहाँ पे तो ग्रैंडपा भी मन में सोच रहे होते हैं कि बस आज के दिन ये अपने लिए कोई भी बॉय पसंद कर ले, इसके बाद तो मेरे पोते की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और यही देखते देखते ही फैंजू भी धमाकेदार एंट्री हो जाती है। वो तो काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गया था। इन मेल मॉडल्स को तो पहले बाहर निकालता है, और बाद में ग्रैंडपा और सुमियाओ दोनों की ही शामत इसके हथों आई हुई थी। स्पेशली कि ग्रैंडपा की कि आपको पता भी है ना कि मैं सुमियाओ से कितना ज़्यादा लव करता हूँ, फिर भी आपने ये कैसे सोच लिया कि आप इसकी शादी किसी और लड़के से करवा देंगे। मेरी लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सब कुछ देख के पीछे खड़ी मिसिस गेल को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये ज़रा मैंने इस बुढ़े को यहाँ पे बुलवाया था कि अपने पोते पे कुछ रोब वगैरह डालेगा, बट नहीं, इसकी तो इसके सामने ही नहीं चल रही है। सारा का सारा प्लान ही इन्हें तो अपना फ्लॉप होता हुआ ही नज़र आ रहा था। अब फैंजू को सामने आके उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें जिस फेवरेट गर्ल की तलाश है वो ये लड़की नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है तुम इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। अब यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि उस लड़की का ज़ोडिएक साइन क्या होगा जिससे कि इसकी शादी होगी, मीन के वो इसकी फेवरेट गर्ल होगी और इसका जो कि ये कर्ज है वो ख़त्म करेगी। ये सुन के अब सोच रही होती है कि मुझे ऐसे शक हो रहा है जैसे कि मैं भी इसी साल में ही पैदा हुई थी। अब इन्हें बताने की कोशिश तो करती है कि जैसे आप समझ रहे हैं ना कि वो फेवरेट गर्ल मैं नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरी वजह से इनका ये कर्ज ख़त्म हो जाए अगर हम दोनों शादी करें तो। बट नहीं, कोई भी इसकी बात पे विश्वास नहीं करने वाला होता। खैर अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मिसेस गेल ने एक ज्योतिषी बाबा को बुलाया तो था। खैर वो यहाँ पे खुद तो नहीं थे, उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को भेजा होता है। कुछ रिचुअल्स वगैरह करने के बाद ही वो तो ये कन्फर्म करता है कि आप चाहे माने या ना माने ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये सुनना था। मिसिस केल कह देती हैं कि बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि मन में तो यही सोच रही थी कि जो लड़की इसकी फेटेड गर्ल थी, मैंने तो उसे क्लिफ से नीचे गिरा दिया था। कभी भी भला क्लिफ से नीचे गिरने के बाद वो जिंदा कैसे रह सकती है, और यहाँ पे इवन के उठ के भी आ जाएगी। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए वो साफ मना कर रही होती हैं कि देखो, लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे भी तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। जब तक के तुम्हारे मास्टर नहीं आ जाते हैं तब तक तो मैं यकीन नहीं करने वाली हूँ। वो बेचारा दोबारा ट्राई करता है। उसे तो समझ आ गई थी कि यही फेटेड गर्ल है हमारे हीरो के लिए, लेकिन मिसिस गेल मानने को तैयार नहीं होती हैं। कल ही कोई बिडिंग वगैरह होने वाली थी, तो ये यही फैसला करते हैं कि उस ऑक्शन में ज़रूर मास्टर आए ही होंगे। तब फिर कल ही देखा जाएगा कि ये फेटेड गर्ल है फैंजू के लिए कि नहीं है। और अपना फैसला सुनाने के बाद ही ग्रैंडपा तो वहाँ से चले ही गए थे। पीछे से ये उसे टेंशन ना लेने को बोलने लगा था कि कल हमें वैसे भी मालूम हो जाना है कि तुम ही मेरी गर्ल हो। अगले दिन जो कि ड्रेस इसने उसको बाय करके दी होती है, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही प्रीटी दिख रही थी। एक मेड आके इससे शूज़ ले लेती है कि अभी आप हाई हील्स मत पहने, जब जाएंगे तो देखा जाएगा। और चुपके से पीछे से ही इसने इशारा कर दिया था स्टेला को भी। मीन के कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ी करने ही वाली थी। नेक्स्ट हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी नज़र मिसिस केल और स्टेला पे पड़ती है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। खैर कोई नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की भी थी सही तो देखा जाएगा। अब सबको तो इन्होंने यही बता के रखा हुआ था कि जो फैंजू की फियांसी है वो तो एक बैगर गर्ल है, कुछ ज़्यादा भी लुक्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अगली है। ये सुन के सारे तो यही माइंड में सोच रहे होते हैं कि वाकई में ऐसा ही होगा। बट जैसे ही सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि फैंजू की फियांसी कौन है, तो सारे ही बस देखते ही रह गए थे कि इसका मतलब है कि मिसिस केल झूठ बोल रही थी। ये तो इवन कि स्टेला से भी ज़्यादा प्यारी है। पहले तो फैंजू का हाथ पकड़ने की वजह से इसका बैड लक स्टार्ट नहीं होता। मीन की वजह के जूतों में इन्होंने खराबी कर दी थी कि अभी तक टूटे नहीं थे, लेकिन जैसे ही फैंजू का हाथ छोड़ती है अचानक ही इसके शूज़ टूट जाते हैं। ये तो नीचे ही आ गिरी थी और इसे बचाने के चक्कर में धड़ाम से इसके ऊपर फैंजू भी जा गिरा था, जिसकी वजह से इन दोनों की किस भी हो गई थी। अब ये उठाता हुआ चेयर पे हिला के बिठा देता है। इवन के फौरन से असिस्टेंट से कह के न्यू शूज़ इसे बाय करके दे दिए थे। और ये देख देख के तो स्टेला का और ज़्यादा जलन के मारे बुरा हाल होता है। और यहाँ पे तो फुल प्लान के साथ ही आई थी कि ग्रैंडपा को ना आज मैं जो स्टोन्स दिखाने लगी हूँ उन्हें देख के वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो उनमें एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे तो बिडिंग में सबसे ज़्यादा मुनाफा तो हमें ही होगा, और इसे भी शरारत सूझती है। इसे तो पता चल गया था कि आज जो मेरी हाई हील्स को ख़राब किया है ना, मेड भी इनके साथ ही मिली हुई होगी। अब देखना कि मैं इन्हें कैसे मज़ा चखाती हूँ। वो इसका हाथ पकड़ना तो चाह रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये अपना हाथ उससे छुड़ा के जो भी स्टोन्स उसने बाय किए होते हैं, इनकी इधर स्टेला मैडम ने ये फ़ौरन से उनको टच कर देती है कि अब देखना कि मेरा बैड लक कैसे इन पे असर करता है। ग्रैंडपा के आते ही बड़े ही एटीट्यूड के साथ ही उन्हें कहने लगी थी कि कैसे आप जब भी मेरे जो भी स्टोन्स हैं उन्हें देखेंगे ना एकदम खुश हो जाएंगे, आप तो मेरी तारीफ़ ही करेंगे। ये सब कुछ देखते हुए सुमियाओ तो इसका मजाक क्यों उड़ाने लगती है कि फ़र्ज़ करो जैसा कि तुम बोल रही हो ऐसा कुछ ना हुआ तो फिर क्या कहोगी, सबके सामने एम्बेरस ही होकर रह जाना है ना तुमने। ये मैडम भी बोल पड़ती है कि मैं नहीं बल्कि तुम ही सबसे ज़्यादा एम्बेरस होगी। क्या तुम्हें इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा भी है? तुम तो एक बैगर हो, एक विलेज से बिलोंग करती हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों जो भी सोशल लाइफ में होती हैं उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। अब यहाँ पे तो वो स्टेला से बैट लगा लेती है कि देखते हैं जो स्टोन्स मैंने बाय किए अगर उसमें से इंपीरियल ग्रीन निकला तो इसके बदले में तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, सबके सामने नील डाउन होकर मुझसे अपोलोजाइज़ करना है जो अभी के अभी मुझसे बदतमीज़ी कर रही थी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं फैंजू की लाइफ से चली जाऊंगी। वैसे भी ये तो इस बात पे ही कॉन्फिडेंट होती है कि जो मैंने स्टोन्स बाय करने हैं अब मेरा लकी चार्म तो मेरे साथ ही है, तो उसके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये मैडम भी उससे बैट लगा लेती है कि ठीक है फिर देखा ही जाएगा, वैसे भी मुझे ज़्यादा नॉलेज है तो मेरे वाले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव निकलेंगे। यहाँ पे ये तो उसे अपना जो कि एक नेकलेस होता है इसे पहना देता है कि ये लकी चार्म ही है तुम्हारे लिए, जिस चीज़ को भी छुओगी ना बस ऐसे मानो कि वो चीज़ सोना ही हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कि जंक रॉक्स पड़े हुए थे ये तो वही बाय करती है कि देखते हैं कि इसमें से कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। अब जो कि इसने सिलेक्ट किए हुए थे वो तो बिल्कुल ही खाली होते हैं, मीन के किसी काम के ही नहीं थे। ये देख के सारे एकदम हैरान रह गए थे कि मिसेस स्टेला को तो कुछ खबर है ही नहीं। अब जो कि इधर बाई किए होते हैं सुमियाओ ने कभी उन स्टोन्स को देखा ही नहीं था। ये देख के तो सारे अब सुमियाओ की तारीफ करने लगते हैं कि वो तो एकदम एक्सपर्ट ही निकली। अब ये उसे खुद से नील डाउन होकर अपोलोजाइज करने को बोलने लगी थी। जब वो मना करती है तो ये भी उसे थप्पड़ मार देती है कि तुमने खुद बोला था, अब अपनी ज़ुबान से मुकर रही हो। अब असिस्टेंट से कह के वो इसे पहले नील डाउन करवाते हैं एंड देन गिड़गिड़ा के ये फिर वो अपोलोजाइज करने लगी थी कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो,
मुझसे गलती हो गई जो कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। मिसिस गेल को तो और ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि चलो ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि इसकी वजह से इन स्टोन्स में से ये सब कुछ निकला है, बट क्या आपको पता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा अनलकी है। मीन के यहाँ पे होते हुए किसी और का तो माल निकलेगा ही नहीं, ये तो शर्त लगा लो मुझसे। इन तो यहाँ पे इसी बात का ही वेट था कि कब मास्टर रेड आएंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि ये फेटेड गर्ल है फैंसुकी के नहीं। फिर से वही वाला ही स्टूडेंट आया था जो कि आके इन्हें इन्फॉर्म करता है कि मास्टर तो किसी ट्रिप पे ही गया हुए हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए। मीन के आज का दिन तो इनका फजूल ही गया था। ग्रैंडपा तो मान ही गए थे, इसे अपने घर पे स्टे करने की इजाज़त दे ही देते हैं कि जब तक मास्टर फ्रेंड नहीं मिल जाते हैं तब तक तो हमें चुप रह के ही कुछ सब्र करना चाहिए। जैसे ये लोग घर जा रहे होते हैं, अचानक ही इसकी टक्कर एक लड़के से हो गई थी, लियान से। लियान तो बस इसे देखते ही रह जाता है। अब उसे तो कुछ ये फैमिलियर सी ही लगती है कि इसकी शक्ल तो मॉम से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इससे पहले कि काफ़ी नज़दीक आता है इसके, फ़ौरन से ही फैन जो उसे दूर कर देता है कि क्या कर रहे हो तुम। खैर चलो, अगर मेरी फियांसी की वजह से तुम्हें कुछ नुकसान हुआ ही है तो अपना बिजनेस कार्ड थमा देता है कि मुझसे बाद में आकर रब्ता कर लेना, तो मैं पैसे दे दूंगा। और फिर बाद में जालिस तो काफ़ी ज़्यादा ही फील कर रहा था कि ये कैसे उसे देख रही थी। इसे फिर हक कर लेता है कि देखो तुम मेरी फियांसी हो, मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम। वो तो शर्माती हुई वहाँ से भाग गई थी और अपने बॉस को हंसते हुए देख के असिस्टेंट तो मन में यही सोच रहा होता है कि वैसे इन दोनों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट ही है। लियान को तो शक होने लगा था कि जैसे कि ये सुमियाओ कोई और नहीं बल्कि इसी की ही बहन है जो कि खो गई थी बचपन में। शायद कि उसे किसी ने क्लिफ से नीचे गिरा दिया था या जो भी था, इन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा तलाश किया बट वो मिली ही नहीं। इसलिए अपने भाई को कॉल मिलाता है कि मैं तुम्हें एक लड़की का बता रहा हूँ, उसका सारा बायोडाटा निकलवाओ। और ये सारी बातें तो पीछे खड़ी मिसेस गेल भी सुन चुकी होती है। अब वो समझ रही थी कि मिस्टर लियान ये भी एक बहुत ही बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कि हो सकता है कि पहली नज़र में ही इसे वो लड़की सुमियाओ पसंद आ गई होगी। अगर मैंने सुमियाओ को इसके हवाले कर दिया तो फैंजो तो पीछे अकेला ही रह जाना है और स्टेला की उससे शादी हो जाएगी, मेरा काम तो बन सकता है। बस यही प्लान आते ही वो तो फ़ौरन से ही आके इससे हाथ मिलाने की कोशिश करती हैं, डील करने लगी थी। यही कहती हैं कि अगर तुम उस लड़की सुमियाओ के क्लोज जाना चाहते हो तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। वो भी फ़ौरन से ही मान जाते हैं कि ठीक है। अब बस ये लोग तो एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। घर पे हमें सुमियाओ को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा से अपनी मिसफॉर्चून की वजह से ये अपॉलोजाइज कर रही होती है और इसी बीच ही ऊपर से हाथों पे पट्टी ही बांध के मिसिस के लिए फिर रही होती हैं लियान को। लियान तो आते ही ये कहना शुरू कर देता है कि कैसे इसके बैड लक की वजह से जैसे ये मेरे क्लोज आई थी तब मेरे बाजू की हड्डी टूट गई है और आप लोगों को भरपाई करनी पड़ेगी। कोई भी मानने को तैयार नहीं होता तो ये आगे से नाटक करना शुरू कर देता है, इवन के बेहोश भी हो जाता है कि आप लोगों की वजह से ही हुआ था। अब जब तक कि ये मेरा बाजू ठीक नहीं हो जाता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये लोग मज़ीद कंफर्म करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल इसके बाजू पे चोट लगी हुई है। ये सब कुछ देखते हुए बेचारी मन में बहुत ज़्यादा अफसुर्द हो गई थी कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ होना है। वैसे ही हमेशा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती ही रहती है। और ये लेटा हुआ स्माइल ही कर रहा था। एक्चुअली मैं ये जानता था कि फैंस इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा, इसके लिए इसने पहले ही स्टेयर से नीचे गिर के कोई नाटक नहीं किया था बल्कि अपने बाजू की हड्डी ही तुड़वा ली थी। अब जैसे ही सारे इसे यहाँ से लेके जा रहे होते हैं तो वो अपनी बहन को आँख मारता है और वो हैरान थी कि ये बंदा मुझे आँख क्यों मार रहा है। बाद में भाई तो यही कह रहा होता है कि आपको ना अगर हमने डीएनए टेस्ट करवाना है तो हमारी बहन के बालों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही सही, जैसे तैसे करके आप इसके बालों को हासिल करने की कोशिश करें। इसे खोया हुआ देख के स्टेला को लगता है जैसे कि ये सुमियाओ के क्लोज जाना चाहता है। वो जानबूझ के कुछ ग्रेप्स नीचे गिराती है जिनसे कि फिसलने के बाद सुमियाओ नीचे गिरती, तभी लियान ने उसे पकड़ लिया था। और बस इसी दौरान ही बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। यही देखते देखते ही ऊपर से फैंजू भी आ गया था कि इधर क्या चल रहा है। जैसे वो इसे साइड पे करने की कोशिश करते हैं तो लियान ने चुपके से इसके कुछ बाल ले लिए होते हैं। वो तो गुस्सा ही कर रहा था कि ये तुम्हें पता भी है कि मेरी फियांसी है फिर भी तुम इससे फ्लर्ट करने का कैसे सोच सकते हो। ये सुन के लियान को भी गुस्सा आ जाता है कि कैसे यहाँ पे सुमियाओ के साथ बर्ताव किया जा रहा है। सारे घर की सफाई तो यही करती है और ऊपर से मेड्स का ड्रेस ही पहनाया हुआ है इसे। मैं कैसे मान लूँ कि ये तुम्हारी फियांसी है और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखते हो। ये असिस्टेंट पे भड़क गया था कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि इसे न्यू ड्रेसेस बाय करके देना, फिर क्यों नहीं दिए। ये बेचारा कह देता है कि देखो मैं बिजी हो गया था, प्लीज़ जैसे तैसे करके इस मामले को संभालो। अब फ़ौरन से कह देती है कि देखो देखो तुम्हें असिस्टेंट को डांटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही कहा था कि मुझे ड्रेसेस नहीं चाहिए, बट कोई नहीं है हम बाद में ले लेंगे ना। पहले तो वो अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि इन मिस्टर लियान साहब को तो हमारे घर से बाहर फेंको। अब यहाँ पे तो वो तो इसे उठा के फिर घर से ही बाहर ला के रख देते हैं और कुछ पैसे भी देने लगे थे कि बस आप हमारी मैडम की लाइफ से चले जाएं।
ये तो अपने भाई को कॉल मिलाता है और यही कहने लगा था कि क्लिनिक में जाके अभी के अभी रिपोर्ट्स का पता करवाओ। ये बेचारी जो अभी नीचे ग्रेप्स पड़े हुए थे उनसे फिसल जाती है। अब इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ओह, तो ये सारा किया था स्टेला मैडम का था। एंजू को तो स्टेला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमेशा यही करतूत करती फिर रही होती है। इसलिए जो नीचे ग्रेप्स पड़े हुए थे और सुमियाओ के पाँव के नीचे आए थे, वो कह देते हैं कि ये हम सबके सामने ही लिख करो, लेकिन वो कहाँ करने वाली थी। खैर, असिस्टेंट को ऑर्डर देने के बाद ही वो तो वहाँ से चला गया था। सीधा ही इसे एक बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल में लेके आता है कि यहाँ पे तुम्हें जो भी ड्रेस चाहिए तुम अपने लिए बाय कर सकती हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वैसे भी पसंद भी करने लगी थी, इसलिए ही सबके सामने वो तो फैंस को किस भी कर देती है। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि जहाँ पे मैं इसे पसंद करता हूँ वहीं पे ये भी मुझे करती है। ज़्यादा सारी शॉपिंग इसने उसे करवा ली थी। जैसे यहाँ से जा रहे होते हैं तो लियान डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही आ जाता है कि ये देखो, ये है हमारी बहन, अब तो तुम्हें कंफर्म हो ही जाएगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है कि तभी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने पहले आपको कहीं देखा हुआ है। वो तो इसे अपना भाई कहते हुए जैसे इसके क्लोज जाने लगती है तो ये उसे रोक देता है कि तुम ऐसे कैसे इतनी आसानी से इसकी बात को मान सकती हो कि इसने कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, बट तुमने यकीन कर लिया। हो सकता है कि ये झूठ भी बोल रहा होगा तुम्हारे क्लोज आने के लिए। वो कह देता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर आप लोग भी मजीद कंफर्म करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करवा सकते हो। ये रहे हमारी मॉम के हेयर्स, और इसके भी बालों को ले लेते हैं कि ठीक है, दोबारा से डीएनए टेस्ट करवा लो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा के घर पे सुमियाओ की मॉम और उसके बाकी दोनों भाइयों की एंट्री हो गई थी। वो तो आज अपनी बहन को पिक करने के लिए आए थे। आते ही अपनी इस बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है मॉम, और इमोशनल भी हो गई थी। सारे बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे थे कि फाइनली हम एक हो ही गए। और जो कि इतने अरसे तक इस फैमिली ने उनकी बेटी का ख्याल रखा था, उन्हें काफ़ी सारे पैसे भी देते हैं और गिफ्ट्स भी देने लगे थे कि आप इन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा। ये लोग तो सुमियाओ को यहाँ से लेके जाना चाहते थे, बट ग्रैंडपा मना कर देते हैं। वैसे भी जानते ही हैं कि कैसे उनका पोता इससे इतना ज़्यादा लव करता है, और ये भी तो हो सकता है कि उसकी फेवरेट गर्ल ही होगी। और वैसे भी उन हार्ट में पेन होता है इनके पोते के, तो उसका ट्रीटमेंट तो जस्ट यही कर सकती है। तो वो कैसे अपने पोते की लाइफ को रिस्क में डाल सकते थे, इसलिए ज़्यादा मिन्नतें कर रहे होते हैं। ये तो हरगिज़ भी अपनी इस बेटी की शादी फैंजू से नहीं करवाना चाहते थे। एक तरह से ये राइवल कंपनीज ही होती हैं, जहाँ पे के फैंजू की कंपनी का नाम था वहीं पे सुमियाओ की मोम की कंपनी का भी होता है, और उसके भाइयों की भी। ग्रैंडपा के बार बार कहने के बावजूद भी ये नहीं मान रहे होते हैं कि हमें तो अपनी बहन को लेके जाना है, लेकिन ये मना कर रही होती है कि देखो, मेरे साथ ही बैड लक है और आप मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते हैं। जब तक के फैंजू मेरे साथ है तब तक तो जो मेरा कर्ज है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। क्या आप लोग कुछ दिन यहाँ पे स्टे करेंगे? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको अपनी आंखों के सामने दिखाती हूँ। अपने एक भाई का हाथ पकड़ के एक मजबूत चेयर पे बैठती है, और वो भी टूट गई थी। और दोबारा से जैसे ही फैंजू का हाथ पकड़ के बिल्कुल उसी के जैसी दूसरी चेयर पे बैठती है, तब तो कुछ भी नहीं होता। सबके सामने उसने लाइव शो कर दिया था। और अब सारे ही कह देते हैं कि चलो ठीक है, जब तक कि इनके बिग मास्टर नहीं आ जाते हैं, आके कंफर्म नहीं कर देते हैं कि फेटेड गर्ल है कि नहीं है, सो कोई बात नहीं है, इतने तक हम वेट कर सकते हैं। फैंजू ने तो इन्हें अपने घर पे स्टे करने की इजाज़त दे दी थी कि तब तक आप यहाँ पे आराम से रहें, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। तो ये भी मान ही गए थे। अब रिक्वेस्ट कर रही होती है उनकी अपनी बेटी, तो वो भी क्या करती, इतने अरसे बाद मिले थे तो कैसे इनकार कर सकते थे। खास तौर पे तो उन्होंने यही कह दिया था कि ठीक है, हम यहाँ पे रहते तो हैं, बट तुम्हें फैंजू से दूर रहना पड़ेगा। ये भी मान ही गई थी। अब जो कि रूम पहले तो उन्होंने इसे नहीं दिया हुआ था, लेकिन उनके सामने ऐसे शो करवाते हैं कि जैसे कि ये बिग रूम सिर्फ और सिर्फ सुमियाओ का ही है और वो यहाँ पे रहती है। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था। खैर, यहाँ पे चाहे जो भी कर लेते ना, वो बिल्कुल भी फैंजू से इम्प्रेस नहीं होने वाले थे। इससे बड़ा रूम तो हमने अपनी बहन के लिए अपने घर में अरेंज करके रखा है, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। यहाँ पे मोम नोटिस करती हैं कि चलो ठीक है, इतना बिग रूम तो है ही सही, लेकिन वैनिटी डेस्क पे तो कोई भी मेकअप का सामान नहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसने मेरी बेटी को कुछ भी नहीं लेके दिया हुआ। ये अब असिस्टेंट पे भड़क गया था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसके लिए सारी चीज़ें बाय करके लाना, फिर ये कैसे भूल सकते हो तुम। वो बेचारा मन में ही कोस रहा होता है कि अरे, आपके साथ होते हुए मैं इतना काम करने में बिजी होता हूँ कि कभी किसी लड़की के साथ मैं डेट पे गया ही नहीं, तो मुझे क्या अंदाज़ा होगा कि किस लड़की को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बेचारा असिस्टेंट तो हर सारे मामलात में बीच में ही फंस जाता है। जैसे तैसे करके सुमियाओ ने बात को संभाल लिया था कि देखो, मैं तो नेचुरली प्रीटी हूँ ना, तो मुझे इन सब की क्या ही ज़रूरत। वो भी कह देते हैं कि चलो ठीक है। फिलहाल तो फैंजू को उन्होंने रूम से बाहर ही निकाल दिया था कि ये हमारा फैमिली टाइम है और हम इतने अरसे बाद मिले हैं, सो तुम तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ ना। सारे लोग मिलकर बातें करते हैं। इनको रात भी हो गई थी, अब इतना टाइम हो गया था, इसने फैंजू को नहीं देखा था, उसे मिस कर रही होती है। और अचानक ही वो विंडो वाली साइड से आ टपकता है। वो खुद भी तो इसे मिस कर रहा था।
अब जैसे ही दोनों क्लोज आए थे और बातें कर रहे होते हैं तो बाहर से जो कि इसके भाई गार्ड्स को खड़ा करके गया थे पूछ लेते हैं कि मैडम आप ठीक तो है ना, आपके रूम से एक लड़के की आवाज़ आ रही है। ये कह देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या। यहाँ पे अब हमारे हीरो तो मौजूद ही होता ही है। अब गार्ड्स तो दरवाज़ा तोड़ के ही अंदर आने वाले थे, ये जल्दी से फैंसू को अपने बिस्तर में छुपा देती है। अब कोई बहाना बना के ये गार्ड्स को यहाँ से जाने को बोलने तो लगी थी, बट उन्होंने जूता देख लिया था। अब पूछ लेते हैं कि वैसे ये एक आदमी का जूता आपके बेड पे क्या कर रहा है, आपने क्या पहना हुआ है, लेकिन साइज में तो बिग लग रहा है। वो कह देती है कि आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ से निकलते हो कि नहीं, वरना मैंने भाइयों से कहा कि ना आप लोगों को जॉब से फायर करवा देना है। ये तो इस बारे में इसके भाइयों को बताने के लिए ही चले गए थे। ये फर्नजो से इधर से कह देती है कि चले जाओ, ये ना हो कि उनकी नज़र पड़ जाए, फिर ऐसे ही खामा खामा पहले तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, मजीद गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन वो इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाला था। इससे पहले कि इसके भाई आते, चुपके से इसने जल्दी से इसे यहाँ से भेज दिया था, उनकी नज़र नहीं पड़ पाती है। और ये अब रिलीफ फील करती है कि चलो शुक्र है आज के दिन तो हम बच ही गए। बाद में वो इसे मैसेज कर देते हैं कि कल गार्डन में तुम मुझे मिलना, हम दोनों वॉक करने के लिए जाएंगे। अब ये अकेले जाना चाहती थी, गार्ड से इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जब गार्ड से इसकी जान छूटती है तो तब इसके भाई आ गए थे कि हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए, वैसे भी इतने ऐसे बाद मिले, क्या तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी। अब ये भी मान गई थी कि ठीक है। इस बेचारी को इमोशनली ब्लैकमेल जो करने लगे थे। इधर ही गार्डन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल से प्रपोजल का अरेंज किया होता है फैंसू ने कि आज मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कर ही दूंगा। और ये सारा कुछ तो स्टेला मैडम देख चुकी थी कि ये उस लड़की के लिए इतनी सारी प्रिपरेशंस कैसे कर सकता है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे उसे प्रपोज करता है। ना सिर्फ ये सारा कुछ खराब कर देती है, बल्कि एक जो रिंग वो रख के गया था वो भी इसने चोरी कर ली थी। ये बेचारी उससे मिलना जाना चाहती थी, इसके भाई रोक देते हैं और इसके बैड लक की वजह से सारे ही धड़ाम से नीचे भी गिर गए थे। अपने बैड लक को ख़त्म करने के लिए तो इसे उसे हक करना ही था। इधर भी इसके कान में बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज का अरेंज किया, क्या चलोगी मेरे साथ। वो भी मान गई थी। अब ये इसके भाइयों को यहाँ पे ठहरने का बोल के जैसे ही गार्डन में आते हैं, खैर वो भी इसके पीछे पीछे आ ही गए थे, लेकिन यहाँ पे रिंग भी गायब होती है। और बेचारी सुमियाओ के लिए बहुत सारे बुरे अल्फाज ही यहाँ पे किसने लिख के रखे थे। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये किसका काम हो सकता है। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सीसीटीवी कैमरास को देखो कि ये हरकत किसने की है। सुमियाओ का दिल तो बहुत ज़्यादा ही दुख गया था। वो कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहती थी, इसलिए भाइयों को साइड पे भेज देती है। खैर वो इतनी आसानी से जाने तो नहीं वाले थे कि ऐसे ही हमारे सिस्टर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, इसलिए साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं। और तभी स्टेला मैडम आके शो ऑफ करवाने लगी थी। वही रिंग दिखा रही होती है कि देखो कैसे ये मुझे फैंसू ने ही गिफ्ट की है। लेकिन फैंसू आके वो रिंग ले लेता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो चोर नहीं जिसने कि ये रिंग चोरी की थी, मैं कब से ही तलाश कर रहा था, ये तो मैंने यहाँ पे स्पेशली सुमियाओ के लिए ही बनवाई थी, और तुम कौन होती हो इसे लेने वाली। अब तभी असिस्टेंट आके इसे बताता है कि मैंने सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया, बट मुझे कोई क्लू नहीं मिला है कि ये चोरी करने वाली स्टेला ही है। यार इन्हें तो मालूम ही था कि पहले ही हमेशा यही करतूत करती फिर रही होती है, तो अब भी इसी नहीं किया उन्हें। अब ये सब कुछ तो सुमियाओ के भाइयों ने भी देख लिया था। आते ही स्टेला को धमकाने लगते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने तुम्हें अपनी बहन के क्लोज देखा ना तो फिर देखना कि तुम्हारे साथ क्या करते हैं। बाकी फ्रेंड्स के कहने पे असिस्टेंट ने इसे 2-3 थप्पड़ भी मार दिए थे कि ये सारा किया दरा तुम्हारा ही होना है ना। अब जैसे ही वो देखती है कि कैसे सारे लोग ही यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं सुमियाओ को, इसका जलन के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। अब स्पेशली अपने बंदों से कह के इसने मास्टर को ही किडनैप करवा लिया था। उसे रिश्वत दे रही होती है कि सबके सामने अपने यही कहना है कि जैसे अगर वो फेवरेट गर्ल है भी सही फैंसू के लिए, तो फिर भी ये झूठ बोलना है कि जैसे कि वो बिल्कुल भी फेवरेट गर्ल नहीं है। उनके सामने तो मास्टर ने कह दिया था कि ठीक है सही है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। अब ये सारे लोग वेट कर रहे होते हैं कि इतनी देर हो गई है, मास्टर अभी तक आई क्यों नहीं। और इतने में उनकी भी एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही वो मालूम करते हैं कि वाकई में ये तो इसकी फेवरेट गर्ल ही है, उन्होंने सबके सामने ही ये बता दिया था। मीन के वो बिल्कुल भी उसकी धमकियों में नहीं आए थे, उन्होंने स्टेला का कहना नहीं माना था। ये सुन के अब दोनों ही खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पे ग्रैंडपा ये बताते हैं कि मानता हूँ कि ये उसकी फेवरेट गर्ल है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इनका ये बैड लक का या उसका कर्ज ख़त्म करने के लिए इन दोनों को शादी करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो ऐसे भी हो सकता है। अब सबके बार बार कहने पे जैसे ही वो इनके ये कर्ज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो अचानक ही उन्हें मालूम होता है कि नहीं, पहले ही इनके फेट के साथ छेड़छाड़ की गई है। मिसिस गेल तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं कि इसका मतलब है कि इनके इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए या अगर एक दूसरे के लिए फेटेड हैं भी सही तो इन्हें शादी तो नहीं करनी पड़ेगी। अब सुमियाओ की फैमिली तो उसे अपने साथ ही लेके जाना चाहती है, क्योंकि वो तो इस बात के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। वैसे भी लियान अपनी आंखों से देख के गया था कि कैसे फैंसू उसे अपने घर का काम करवाता है। मीन ये कभी भी हमारी बहन को खुश रख ही नहीं सकता है। मैंने तो नहीं देखा कि इसे कुछ ड्रेसेस भी बाय करके दी हों,
बेचारी मेड्स की ड्रेस में ही फिर रही होती है। इसलिए ही तो वो अब चाहे ये उसे पसंद करती है कि नहीं करती है, अपनी बहन को लेते हुए वहाँ से जाने लगे थे। और जाते हुए अचानक इसे एक सिक्का मिलता है, होता तो वो खोटा है, लेकिन जैसे ही ये हाथ लगाती है तो अब इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ओ, इसका मतलब है कि हमारी बहन का लक वापस आ गया, क्योंकि वो तो सोना बन गया था। क्योंकि ये पैदा तो अच्छे लक के साथ ही हुई थी, बाद में ही इसका लक चेंज हो गया था, इसकी फेट भी चेंज हो गई। अब इनके अपनी फैमिली में आते ही इन्हें कॉल्स भी आना शुरू हो गई थी कि इनके बिजनेस में तो डबल मुनाफा हो रहा है। आज इस बात की ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि इनकी बहन को बचपन में किसने किडनैप किया था और कहाँ पे छोड़ दिया था, उस सारी बात का मालूम हो जाता है। हमारे हीरो के पास तो बैड लक आ गया था, बस इसका ना सिर्फ शूज खराब होता है बल्कि यहाँ पे इनका घर भी टूटना शुरू हो गया था। ये तो कंगाल होके रह जाते हैं। स्टेला तो वहाँ से भाग गई थी कि मैं तो इस बैड लक पर्सन के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये थी ज़रा लड़की जो कि सबको ये बताती थी कि वो तो इसे पसंद करती है, बट नहीं, जब इन पे मुश्किल वक्त आया वो तो वहाँ से भाग गई। ग्रैंडपा खुद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर इन्होंने अपनी इस फेट को चेंज करना था तो हर हाल में सुमियाओ की शादी उन्होंने फैंजू से करवानी ही थी। ये लोग तो अब उनकी फैमिली के पास जाने का ही डिसाइड करते हैं। इधर घर पे ही दिखाया जाता है कि कैसे सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुमियाओ का वेलकम किया था। उन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट्स का भी अरेंज करके रखा होता है। ये बेचारा जिसकी कंडीशन ख़राब थी जब से कि इसका लक चेंज हुआ था, इसी बैड कंडीशन के साथ ये घर पे आते हैं। ग्रैंडपा तो आते ही सुमियाओ का हाथ अपने पोते के लिए मांगने लगे थे कि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कि आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। वो तो मना कर देते हैं कि पहले ही हम अपनी बच्ची को आपकी वजह से ही मौत के मुँह में धकेल चुके हैं। वो हैरान कि वो कैसे, ग्रैंडपा को तो कुछ भी खबर नहीं थी। वो सारी बात का ही बताने लगे थे। मिसेस केल के करतूत इनके सामने ला के रख देते हैं कि कैसे इनका जो इकलौता बेटा था उसकी मौत के पीछे भी मिसेस केल का ही हाथ है। उन्होंने इसका बायोडाटा निकलवाया ना तो उन्हें सारी बातों का पता चल गया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वो हथियाना चाहती थी और उन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं था। अब जैसे आपके बेटे को इन्होंने मरवा दिया, उसके बाद ही फिर उन्होंने एक ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट किया। लेकिन फैंजू तो अपने साथ बैड लक लेके आया था। उसका बैड लक ख़त्म करने के लिए ज्योतिषी के पास गई। उन्होंने यही कंडीशन रखी थी कि अगर आप इसकी फेट को चेंज करना चाहती हैं, पहले तो हमारे सामने एक ऐसी लड़की को लेके आए जो कि बहुत ही लकी हो। लेकिन ये बात हो सकती है कि फेट्स को चेंज करने के बाद जो लड़का होगा उसकी लाइफ कम हो जाएगी। लेकिन मिसिस केल को तो कोई भी परवाह नहीं थी कि अगर होती है तो होती रहे, उल्टा सही है ना, ये भी जल्दी मर जाएगा तो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो कि जब मैं इसकी शादी अपनी पसंद से करवाऊंगी तो इनका जो बेबी होगा उसे भी मैं ही पाल लूँगी। अब जाहिर सी बात है सारी इनहेरिटेंस तो उसे ही मिलनी थी। अब यही सब कुछ होने के बाद ही उन्हें भी मालूम था कि कैसे हमारी फैमिली में एक लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा लकी है। सो इसी वजह से उन्होंने सुमिया को किडनैप किया। इनकी फेट्स को चेंज करने के बाद ही क्लिफ पे जाके उसे नीचे धक्का दे दिया ताकि वो मर जाएगी। लेकिन इन्हें क्या ही पता था कि कैसे उन गाँव वालों ने उस बच्ची को बचा लिया था और आज तक पाल पोस के बड़ा किया। अगर आज हमें ये ना मिली होती ना तो हमने तो सारी ज़िंदगी यही मान लेना था कि कैसे हमारी बेटी तो हमारे हाथों से जा चुकी है। बट ये तो शुक्र है कि वो जिंदा सलामत है। इन लोगों ने तो अब मिसेस केल के सारे काले करतूतों की सजा देने के लिए उन्हें जेल ही भिजवाने का फैसला कर लिया था। फैंसू भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था, जैसे कि मैं सुमियाओ को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता हूँ। वो जा रहा होता है तो सुमियाओ पीछे से उसे हक कर लेती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो तो जानती थी कि ये ऐसा पर्सन नहीं है जैसा कि सब लोग मानते हैं, और वैसे भी इसके अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। काफ़ी ज़्यादा लव जो करती है। ग्रैंडपा ने भी इन दोनों को हक कर लिया होता है क्योंकि वो खुश थे कि ये लोग राज़ी हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो अब ये फिर जाके अपनी मॉम के पाँव पड़ने लगी थी कि प्लीज़ मैं इसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, आप हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना। इन दोनों के इस लव को देखते हुए फाइनली उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि ठीक है, अगर आप लोगों ने ये फैसला कर लिया तो मैं कौन होती हूँ बीच में आने वाली। ये सुनते ही बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि चलो शुक्र है सारे लोग ही मान गए थे। अब लास्ट पे ही हमें इन दोनों की शादी का ही सीन दिखाया जाता है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। शुक्र है कि मिसेस केल को तो इन्होंने उनके अंजाम तक पहुँचाया। एंड इन लोगों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना।